नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत सियासी हलचल की खबर से करते हैं। दरअसल साल 2019 में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़े उलटफेर का अंदेशा दिखना शुरू हो गया है। सरकार में बीजेपी के साथ बैठी एजेएसयू ने फ्रंट फुट पर खेलने की बात कहकर सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। हालांकि बीजेपी बड़े होने की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। राम की जफली, हम तो 15% की मांग कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। शिव का राग, बिल्कुल 15% आबादी भी नहीं होगी। विलास जी जैसे लोग जो है बिल्कुल मैंने लगता है कि मिमिया रहे हैं। जी हां, तो गठबंधन की प्रेशर पॉलिटिक्स की बात जरा करेंगे और थोड़ा विस्तार से करेंगे कि आखिर किस तरह से एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवंटित आवास को लेकर हाईकोर्ट में एक बार फिर से जनहित याचिका दायर की गई है। दरअसल साल 2016 में लोक प्रहरी एनजीओ की ओर से दीवान इंद्रनील सिन्हा की तरफ से मामले को लेकर पीआईएल दायर की गई थी और इसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री कार्यकाल बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना बंगला खाली करा दिया है। हाईकोर्ट ने केस का डिस्पोजल कर दिया, लेकिन एक बार फिर मामले को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई। अधिवक्ता राजीव कुमार ने पीआईएल दायर की है। तो ये एक महत्वपूर्ण मामला है जिसके बारे में अब यह कहा जाए कि एक बार फिर से पीआईएल दायर की गई है। ये 2016 में एक बार बता दें आपको, लोक प्रहरी एनजीओ की ओर से दीवान इंद्रनील सिन्हा की तरफ से मामले को लेकर पीआईएल दायर की गई थी और उसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री कार्यकाल में आवंटित हुए बंगले में रहते हैं, जिस पर हाईकोर्ट को बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपना बंगला खाली कर दिया है। जो गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट से पास करके रूल फ्रेम करा लिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री रिटायर हटने के बाद भी यहाँ पे उनको बंगला मिलेगा, उनको सुविधाएं मिलेगी। इस पर हमने याचिका दायर की थी, जिसपे माननीय न्यायालय ने कल आदेश दिया कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका बंगला खाली करा लिया गया है और इसलिए इसको हम केस को डिस्पोजल करते हैं। पत्नी ने कराया अपने पति को अगवा। जी हां, यह खबर बोकारो की है, जहां परिजन अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस पर डीआईजी ने न्याय का भरोसा दिलाया है। दरअसल पिछले 27 दिनों से लापता मिथिलेश की कोई खबर नहीं मिल पाई है। रानी पोखर निवासी मिथिलेश इसी साल 12 मई को जिस दुल्हन को ब्याह कर अपने घर लक्ष्मी बनाकर लाए थे, उन पर यानी उस लक्ष्मी पर ही, उसकी पत्नी पर ही आरोप लगा है कि घर की तबाही का कारण वो बन बैठी है। मिथिलेश के माता पिता और अन्य परिजनों ने आज डीआईजी के यहां पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है और डीआईजी प्रभात कुमार ने न्याय का भरोसा दिलाया है। वो हमेशा पेट दर्द का बहाना बनाकर अपना गांव जाया करती थी। इसी बीच में वो 3 तारीख को गई थी, 3 अगस्त को। फिर 6 अगस्त को मेरा भाई वहां पहुंचा, उसी के साथ 4 दिन तक वहां रहा, 9 तारीख तक। उस बीच में वो लड़की जो है अपना पुराना जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ मिलवाई है, उसको दोस्ती करवाई है और उसके बाद फिर 9 तारीख के शाम को वो घर लौटी थी रानी पोखर और यहाँ से 10 तारीख को सुबह में वो फिर से अपने मायके चली गई, डॉक्टर घर जाने के बहाने करके। और वहाँ अपने मायके पहुँचने के बाद मेरा भाई को जो है वहाँ से वो अपहरण करवा दी है। आज उसके घर वाले और कुछ और भी लोग, चास की मुखिया और उनके नेतृत्व में कुछ लोग इस संबंध में मुझे ज्ञापन भी सौंप के गए हैं। उसमें उन्होंने इस कांड में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उसके बाद जो हम लोगों ने पता किया फील्ड में, तो चास एसडीपीओ से जो हमारी बात हुई, उन्होंने बताया है कि मामला दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तक लड़का लोकेट नहीं हो पाया है, पर अनुसंधान के क्रम में जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य आए हैं उस पे फॉलो अप हो रहा है। गिरिडीह में एक युवक की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद शव को अलकतरा के टैंक में डाल दिया गया। यह मामला मुफस्सिल थाना इलाके के कोपा का है, जहां फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की गिरिडीह से, जो युवक की हत्या से जुड़ी हुई है। एक शख्स की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद इस शव को अलकतरा के टैंक में डाल दिया गया। यह मामला
मुफस्सिल थाना इलाके के कोपा का है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और इसके बाद इस तरह की करतूत की। उसको मत बुलाइए ना भाई, उसको भी मत बुलाइए। धनबाद से खबर है, जहां धनसार में दो गुटों में गोली चल गई है। जी हां, नई दिल्ली कॉलोनी के पास यह घटना घटी है। फायरिंग में एक महिला को गोली लग गई है। घटना के बाद से दोनों गुटों के लोग फरार हो गए हैं। मौके पर धनसार पुलिस मौजूद है। यह विवाद क्या था, किस वजह से गोलीबारी हुई है दोनों गुटों में, तमाम तरह के सवाल हैं जिसकी तफ्तीश पुलिस को करनी है। पुलिस जांच कर रही है। धनबाद के धनसार का यह मामला, जहां दो गुटों में दो पक्षों में गोली चली है। नई दिल्ली कॉलोनी की घटना है जहां यह फायरिंग हुई है और एक महिला को भी इस फायरिंग के दौरान गोली लग गई है। राजधानी रांची में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हरमू की रहने वाली लड़की को इस्लाम कबूल करवाया गया। दरअसल लड़की को बीआईटी के रहने वाले मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया था। मामले में परिजन ने सुखदेव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद कोर्ट में 164 के तहत लड़की का बयान दर्ज किया गया है। फिलहाल लड़की अपने मां बाप के साथ रह रही है। तो एक यहां पर सनसनीखेज मामला धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ आ रहा है सामने, जिसमें रांची से जुड़ी खबर है। हरमू की रहने वाली लड़की को इस्लाम कबूल करवाया गया है। सनी शारद जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले पर। सनी, अभी तक पुलिस ने जो तफ्तीश की है, क्या कुछ निकलकर सामने आया अभी? देखिए, 25 अगस्त को परिजनों ने जो थाने में मामला दर्ज कराया था, उसके अनुसार लड़की के भागने और अपहरण करने का मामला दर्ज कराया था। लेकिन लड़की जब खुद से भागकर वहां से आई और उसके बाद उसने पूरी कहानी बताई और उसके मोबाइल से ही ये वीडियो बरामद हुआ है, जिसमें कि साफ दिख रहा है कि कैसे उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो अब एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहा है और दूसरी तरफ परिजन एक और मामला दर्ज करवाकर कोशिश कर रहे हैं कि उसको न्याय मिले, क्योंकि जिस तरह से पूरे वीडियो फुटेज में दिख रहा है, साफ दिख रहा है किस तरह से उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो पुलिस जो है मामला दर्ज होने के बाद अब इस मामले में अपनी तफ्तीश भी जो है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सनी शारद आपका जानकारी के लिए। और अब अगली खबर गुमला से है, जहां सदर प्रखंड के पतगछा गांव में दुष्कर्म के बाद हुई महिला की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने उपायुक्त से गुहार लगाई है। लोगों का आरोप है कि वन विभाग के लोगों ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई है। पूर्व सांसद रामेश्वर उरांव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, आरोपी की जल्द से गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शंभू सिंह से बच्चों को उनके संरक्षण में रखकर पढ़ाई लिखाई कराने की मांग की है। तो मांग यही है कि घटना तो हुआ था सोमवार को, लेकिन मंगल को लाश मिला, हम लोग को मिला। जिस तरह का माने हम लोग गए तो फिर हम लोग खोजने लगे मेरी बहन को, तो मिली। उसके बाद हम लोग का यही मांग है कि बच्चा सबका कुछ मिल जाए, हो जाए। हत्या का मामला है जिसके बच्चे अभी चार बच्चे हैं और चारों बच्चे एक तरह से अनाथ हो चुके हैं और इनका सिर्फ नानी है जो बुढ़िया है, पालन पोषण में हमको लग रहा है समर्थ नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम CWC उसको अपने संज्ञान में लेकर प्रयास करेंगे उन बच्चों को संरक्षण दें, उसको बाल गृह में रख के अभी संरक्षण दे सकें। सौतेले पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया है। यह शर्मनाक घटना राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की मां मुंबई में काम करती है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। धनबाद में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। आज शाम 2 जगहों पर गोलीबारी हुई है, जिसमें एक युवक और एक महिला को गोली लगी है। इलाज के लिए पीएमसीएच उन्हें भर्ती किया गया है। पहली घटना केंदुआ थाना क्षेत्र के माड़ी गोदाम की है, जहां पुरानी दुश्मनी की वजह से सचिन यादव को गोली मार दी गई। सचिन ने अनिल यादव पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। दूसरी घटना की बात करें तो यह धनसार के नई दिल्ली की है, जहां आपसी रंजिश में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। गोलीबारी में सविता देवी नाम की महिला को गोली लगी है।
और इस बीच आइए सियासी हलचल क्या चल रही है झारखंड में उसको भी जान लेते हैं एक बार फिर से। साल 2019 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले बड़े उलटफेर का अंदेशा दिखना शुरू हो गया है। बयानों को अगर सुना जाए तो यह कहा जा सकता है दरअसल सरकार में बीजेपी के साथ साथ बैठी एजेएसयू ने फ्रंट फुट पर खेलने की बात कहकर खलबली सी मचा दी है। हालांकि बीजेपी बड़े होने की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले बदला गठबंधन का रंग, दावेदारी के खेल में कौन पास कौन फेल, कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन में दरार की भनक लगनी शुरू हो गई है। सरकार में बैठी बीजेपी और एजेएसयू के बीच गोमिया और सिल्ली उपचुनाव के दौरान ही तल्खी देखी जा रही थी। इस बीच एजेएसयू ने झारखंड की 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान क्या कर दिया। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। एजेएसयू के इस बयान के बाद बीजेपी ने इसे गठबंधन और सरकार की याद दिलाई और साफ कर दिया कि इसमें बीजेपी का कोई नुकसान नहीं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए एजेएसयू ने कहा कि इस बार खेती की तैयारी पहले से है और एजेंडे के तहत जनता के बीच जाएंगे। जब गठबंधन की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ है, रांची में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ है, सबसे पहला चीज। और अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और जिसका आप नाम ले रहे हैं आजसू, वो क्षेत्रीय पार्टी है। वो तो स्वयं डिसीजन ले सकता है, लेकिन हम झारखंड में बैठ करके डिसीजन इस गठबंधन के संदर्भ में नहीं ले सकते। आजसू के केंद्रीय समिति की बैठक में स्पष्ट तौर पर 2 निर्णय लिए। एक, लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में पार्टी के कार्य समिति में निर्णय लिया जाए। दूसरी बात कि 81 विधानसभा सीटों पर पार्टी तैयारी कर रही है, हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी किसी भी सूरत में गठबंधन टूटने की वजह नहीं बनना चाहती, बस इतना ही कहती नजर आती है कि समय आने पर बताया जाएगा और गठबंधन के मामले को लेकर टेबल पर बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कही जा रही है। देखिएगा, समय आएगा और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर एक गठबंधन के साथ, हर एक अपने सहयोगी के साथ जो व्यवहार है वो सहयोगी जैसा ही रखती है। और हम कोई भी बात, अगर कोई इंटरनल हमारे और उनमें कोई बात होगी तो निश्चित तौर पे हम लोग एक टेबल पे बैठ के निर्णय लेंगे। किसी भी हालत में हम लोग टेबल पे निर्णय लेना पसंद करते हैं। अब ये देखना है कि चुनाव से पहले ये सियासी रंग कितना रंग दिखा पाता है या फिर इसे एजेएसयू की प्रेशर पॉलिटिक्स ही मानी जाए। कुमार चंदन, ज़े मीडिया, रांची। धनबाद बिजली मुख्यालय के आदेश पर विद्युत वितरण निगम धनबाद एरिया बोर्ड ने बड़े बकायेदारों से वसूली शुरू कर दी है। इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। सरकारी और गैर सरकारी विभाग के वैसे बकायेदार जिन पर 50,000 या उससे ज्यादा का बकाया है, उनकी लिस्ट तैयार की गई है और 15 दिनों के भीतर बिल की राशि भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने का अल्टीमेटम दिया गया है। गौरतलब है कि ऊर्जा मुख्यालय से धनबाद एरिया बोर्ड को इस महीने 50 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य है। जीएम के मुताबिक आगामी 12 सितंबर को राजस्व उगाही पर सभी डिवीजन के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। विभाग पेपर में ड्यूज लिस्ट निकलवाया है। धनबाद डिवीजन, झरिया डिवीजन, गोविंदपुर डिवीजन का वैसे उपभोक्ता जिनका 50,000 से ज़्यादा बकाया है और भी डिवीजन का 1-2 दिन में निकल जाएगा। उससे नीचे का भी मैंने स्कूटी में को बोला हूँ कि 25,000 से 50,000 का भी लिस्ट तैयार करो और इसका भी 1-8 सप्ताह के अंदर निकाल दो, ताकि जैसे ही 50,000 से ऊपर वाला भुगतान कर दे या डिस्कनेक्शन हो जाए तो फिर इसमें जोर शोर से लग जाना है और भुगतान लेना है। बिजली के बिल के लिए वसूली का डंडा तैयार है। दूसरी तरफ धनबाद में पिछले 1 महीने से लोग बिजली की समस्या को लेकर काफी परेशान हैं। व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान हवन किए जा रहे हैं। समस्या पर डीवीसी ने मेंटेनेंस का हवाला देते हुए हालात जल्द सामान्य होने की बात कही है। कटौती से कोयलांचल में संकट गहराता जा रहा है और सिस्टम के सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। प्रदर्शन में एजेएसयू के विधायक ने भी लोगों का साथ दिया और अधिकारियों पर निशाना साधा। कांग्रेस की तरफ से भी इस मसले को जोर शोर से उठाया जा रहा है।
घंटा करता है, 2 बार करता है, पहले 4 बार करता था, 8 घंटा या 10 घंटा होता था। ये और जब बात हुआ रायमान संदेश गया, इसमें हमारे CM जी साहब एक्शन लिए दिल्ली गए और वार्ता हुई, जिसके आलोक में लोड शेडिंग बंद हो चुका है, लेकिन हल्का फल्का लोड शेडिंग है और भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। कि यहाँ के CM साहब हमारे जो है वही ऊर्जा मंत्री भी है, 24 घंटे बिजली देने की खुद बात करते हैं, झारखंड को संघाई बनाने की बात करते हैं, वो चीन का दौरा कर रहे हैं, लेकिन धनबाद से झारखंड में पूरे डिबरी जुग का आगमन हो चुका है। हम लोग कई वर्ष पीछे जा चुके हैं और एक तरफ DVC कह रही है कि हमको पैसा नहीं मिलता है, हम 30% अभी सेविंग कर रहे हैं, अगर 15 तारीख तक पैसा अगर नहीं मिलता है DVC को तो हम 40% 10% की बढ़ोतरी करेंगे। तो अब समझ लीजिए कि सरकार की क्या स्थिति है। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आगे